आज हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झील क्या होती है? तो एक सामान्य से एक पानी से भरा हुआ जो गड्ढा होता है उसे हम झील कहते हैं। तो केवल पानी से भरे हुए हम गड्ढे को झील नहीं कह सकते। झील के लिए कुछ प्रॉपर विशेषताएं भी होती है। उन सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही एक झील कहलाने के लिए कितना बड़ा गड्ढा या फिर हम कहें कि कितना बड़ा क्षेत्र हो, क्या झील के लिए कुछ प्रॉपर नॉर्म्स है कि उस नॉर्म्स में जो पानी का गड्ढा फिट बैठता है उसे हम झील कहेंगे। क्या झीलों का पानी मीठा होता है या खारा होता है? झीलें जो होती हैं गहरी होती है या फिर स्वैलो यानी थोड़ी सी उथली होती है, कम गहराई वाली होती है। तो ये बहुत सारे हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स को हम लेक या झील का नाम दें। तो झील कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं आवश्यक है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते जाएंगे। और इस टॉपिक्स में मेजर लैंडफॉर्म्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें ये लास्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले माउंटेन्स को पढ़ा, माउंटेन्स के बाद हमने प्लेन्स को पढ़ा, प्लेट्यूज को पढ़ा, और लास्ट जो है मेजर लैंडफॉर्म्स, उसमें झील या लेक्स जो रहता है आपका लास्ट है। हमने अर्थ के विभिन्न स्ट्रक्चर्स को अलग अलग पोर्शन में ज्योग्राफी में डिवाइड किया जाता है। आपके फर्स्ट लेवल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें प्लेट्यू, जो आपके कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल के स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। जो सेकेंडरी लेवल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंतर्गत हम लेक्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड माउंटेन्स को रखते हैं। और जो थर्ड स्टेज पे रहते हैं तो इनके जो इरोजनल जो एजेंट्स होते हैं, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं, जो डेनुडेशन की प्रोसेस करते हैं यानी जो इरोजन करते हैं, उन एजेंट्स के द्वारा जितने भी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम थर्ड लेवल पर रखते हैं। यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत हम महाद्वीप, महासागरों को रखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में हम रखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झीलों को। और तृतीय स्तर के जो उच्चावच होते हैं उसमें हम रखते हैं विभिन्न स्थलाकृतियां जो हवाओं के द्वारा निर्मित हो, यानी बहती हुई पवन के द्वारा या फिर बहते हुए पानी के द्वारा, कुछ ग्लेशियर्स के द्वारा, कुछ जो सागरीय तरंगों के द्वारा जो बनते हैं, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम इसमें शामिल करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, तो इसी श्रेणी में आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। लेक्स या झील काफी जुड़ चुके हैं हमसे, और अब हम इस स्लाइड्स को आगे चलाते हैं। तो लेक्स क्या कहते हैं या लेक्स किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या तालाब और क्या झील यानी लेक्स एंड पॉन्ड्स में क्या अंतर होता है। क्योंकि बिना लेक्स एंड पॉन्ड्स में अगर हम अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि झील, तो झील तालाब से किस प्रकार से अलग है। तो झील तालाब की अपेक्षा काफी गहरी होती है। यानी हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है झील की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तालाब की जो डेप्थ है आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरी क्या विशेषता है कि जो झील है वो तालाब की अपेक्षा काफी बड़े भी होते हैं। यानी तालाब जो है, उस तालाब प्राय हम हर एक गांव में देखें तो हर एक गांव में आपको एक तालाब मिलेगा। लेकिन एक झील के किनारे बहुत सारे गांव हो सकते हैं। यानी वो काफी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो काफी बड़ा और काफी लंबा फैला हुआ क्षेत्र होता है। झील में पौधे और वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन तालाब में पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम, जैसे कि हमने कहा कि जो झील है वो काफी गहरी होती है। तो झील जब काफी गहरी होती है तो गहरे वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी प्रकार के वेजिटेशन को डेवलप होने के लिए सन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वेजिटेशन है, जितने भी जो पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो जो सूर्य की जो किरणें हैं, वो 2 से 3 मीटर की डेप्थ में ही जा पाती। यानी जितना आप गहराई में जाएंगे, वहां पर आपको सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं मिलेगी। तो यही कारण है कि जो वाटर है, तो वाटर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। यानी वहां पर आपको कई प्रकार के पौधे मिलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि वे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जू प्लैंक्टन्स की बात करें कि वो जीव जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें जू प्लैंक्टन्स कहा जाता है, पादप प्लवक जू प्लैंक आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, और जंतु जो होते हैं उन्हें कहा जाता है जू प्लैंक्टन्स। तो ये जो कहाँ पाए जाएंगे? अब पौधे किस पर निर्भर है? सूर्य के प्रकाश पर। अब पौधों पर निर्भर कौन है? वो छोटे छोटे से जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स पर निर्भर कौन कौन है? मछलियां। मछलियों पर निर्भर कौन कौन से हैं? बड़ी मछलियां। उन पर निर्भर रहने वाले मछुआरे। तो इस प्रकार से एक चेन चलता है। तो जहां तक जितनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, वहीं उतनी ही गहराई तक आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव देखने को मिलेंगे। तो झीलों की गहराई काफी अधिक होती है। तो अधिक गहराई होने के कारण सूर्य का प्रकाश काफी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि झीलों में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। और अभाव यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वनस्पति नहीं मिलती है। आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, वनस्पति की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है। झील में पौधों का जीवन संभव नहीं है, तालाब में पौधों का जीवन संभव है। स्पष्ट हो गया होगा। तालाब में पाए जाने वाले पौधे और वनस्पति तालाब के तल से जुड़े रहते हैं, जबकि झील में पौधों का जीवन संभव नहीं है। हमने कहा डेप्थ काफी गहराई तक है, काफी गहराई तक डेप्थ है। इसके कारण उसकी जड़ क्या है? जब काफी गहराई तक उसकी जड़ें या फिर उसका जो आधार है, उसका बेस है, वो काफी नीचा है। वहां पर अगर कोई प्लांटेशन या कोई रूट डेवलप भी हो जाए, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पौधा मर जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर आपको पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। झील अपने पानी के ऊपर की सतह पर स्तरीकृत रहता है, वो सबसे गर्म होता है। झील का सबसे गहरा जो जल स्तर होता है, काफी ठंडा होता है। यानी अगर हम पानी की बात करें कि ऊपर का जो पानी होता है, झील की जो ऊपर की फर्स्ट लेयर होती है, वाटर में भी कई प्रकार की लेयर्स देखने को मिलती है। तो इसको हम जब पानी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऊपर का जो भाग है, किस प्रकार से हम पानी की लवणता या फिर जल की लवणता और तापमान को हम दो तरीके से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर लिख देता हूँ 90। ठीक है, 90 डिग्री में यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्थ, और 0 डिग्री हो गए हमारे इक्वेटर। हम 0 डिग्री से नॉर्थ साउथ में ध्रुवों की तरफ जाएंगे। नॉर्थ लिखा है, यानी ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर का नदर्न पोलर रीजन है या उत्तरी ध्रुव है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर धीरे 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 क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम टेम्परेचर को देखते हैं, तो हम उसका टेम्परेचर का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण, कि जैसे जैसे हम लंबाई की ओर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो तापमान कम होता है, और इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो ये पानी की ऊपरी सतह का हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम इस प्रकार से वर्टिकली काउंट करें, तो ये कहलाता है क्षैतिज वितरण, आपके ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का कैसे बनेगा? तो पानी का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर सन रेज पहुंच रही, जहां तक सन रेज पहुंचेगी, तो जो एरिया सन रेज से प्रभावित रहेगा, वहां पर
हॉटनेस या फिर गर्म जो पदार्थ है वो रहेगा, पानी गर्म रहेगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तापमान कम रहेगा। ये ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, आप जब भी हम गीजर से पानी लेते हैं, दो तरीके से लेते हैं। एक तो हमने गीजर से डायरेक्टली वाटर स्टार्ट कर लिया है, तब पूरे बाल्टी का पानी आपको गर्म ही दिखने को मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आपने ठंडे पानी की ये बाल्टी पहले से भर ली और उसमें से आप चाहते हैं कि गर्म पानी ऐड करें, तो आप देखेंगे कि गर्म पानी जो है वो केवल ऐड जैसे ही करोगे तो आपको ऊपर-ऊपर के बाल्टी के हिस्से में गर्म पानी लगेगा। जैसे ही आप हाथ थोड़ा-सा नीचे गहराई की तरफ जाओगे, तो आपको वहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, चाहे ज्योग्राफी का कर लीजिए, चाहे साइंस का कर लीजिए। वैसे ज्योग्राफी ही एक प्रकार से साइंस ही है। अब हमें पता है कि जो पानी होता है, वो जो गर्म पानी होता है, वो हल्का रहता है और ठंडा पानी रहता है, वो भारी रहता है। स्पष्ट है अपनी बात कि जो गर्म होगा, वो ऊँचा उठेगा, काफ़ी उछल-कूद करेगा। गर्म चाहे दिमाग हो, काफ़ी उछल-कूद करता है और जो शांत स्वभाव के होता है, वो ज़मीन से चिपक कर चलते हैं, अपने धरातल पर चलते हैं, धरातल पर ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। तो इसी प्रकार से पानी का भी इसी प्रकार का नेचर है। तो टेम्परेचर जो है वो अलग-अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। तो झील काफ़ी गहरी है, ऊपर का पानी आपको गर्म देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी गहराई तक जाएँगे, तो आपको वहाँ पर ठंडा पानी देखने को मिलेगा। लेकिन तालाब तालाब की डेप्थ बहुत कम है, इसको एक इस उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। हमने कहा कि तालाब बनाया, मैंने कहा कि ये झील है और ये मैंने बना दिया तालाब, काफ़ी गहरा है। तालाब जो है, ये है हमारा पॉन्ड, ये है हमारा लेक और सन की जो रेज़ है, वो यहाँ से आ रही है। अब सन की रेज़ जब यहाँ से आ रही है, तो उसका जो प्रकाश है, वो इस पर गिरेगा, ठीक है? अब ये प्रकाश है कितनी गहराई तक जाएगा? हमने कहा कि ये इतनी गहराई तक गया, ठीक है? तो एक निश्चित एरिया है, वहाँ तक ये प्रकाश पहुँच जाएगा और उतने तक तो ये तल तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर 2 लेयर बन गई। अब 2 लेयर किस प्रकार से बनी? कि आप देखिएगा कि पानी का एक तो हो गया ये हिस्सा और एक हो गया ये पूरा का पूरा हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है, जो तीर जहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ पर आपको जो पानी है, वो हॉट मिलेगा, वार्म मिलेगा। लेकिन जब इससे नीचे वाले हिस्से में जाओगे, जहाँ पर सन की रेज़ नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर कोल्ड यानी ठंडा पानी मिलेगा। और यहाँ पर पॉन्ड की क्या स्थिति है कि सन रेज़ गहराई तक पहुँच गई। तो सन रेज़ जब गहराई तक पहुँच गई है, तो पूरा का पूरा जो पानी है तालाब का, पूरा का पानी आपको हॉट या वार्म मिलेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जल है या फिर हम पौधों इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक का जो पानी है, वो काफ़ी गहरा है और एक का उथला है, एक काफ़ी ठंडा है और एक गर्म है। ठीक है? तो ये कुछ है। इसके अलावा झील पानी निकाय द्वारा बने होते हैं, जबकि तालाब मनुष्य यानी जो झील होते हैं ग्लेशियर से बनते हैं या फिर कह सकते हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्स से बन सकते हैं। लेकिन जो तालाब है मोस्टली जितने भी जो पॉन्ड्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं। मनुष्य ने खोद कर उसे बनाया होता है। ठीक है? तो ये कुछ विशेषताएँ हम दोनों के बारे में अलग-अलग तरीके से जान सकते हैं कि तालाब और झील में क्या फ़र्क होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि महाद्वीपों पर चारों ओर से स्थल से घिरे भाग झील कहलाता है। यानी एक ऐसा सराउंडेड एरिया जो लैंड एरिया से कवर्ड है या लैंड एरिया से सराउंडेड है, उसे हम झील कह सकते हैं। यानी एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल के बीच में एक पानी से भरा हुआ क्षेत्र जिसके चारों तरफ
स्थलीय भाग हो उसे हम झील कह सकते हैं। भारत और विश्व की झीलें इस प्रकार के उदाहरण है। जैसे भारत में बात करें, सांबर झील चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है। चिल्का झील जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील, लोकटक झील जो मणिपुर में है। ये इसकी कुछ विशेषता हैं जो चारों तरफ से सराउंडेड है। साथ ही साथ समझते रहे सांबर झील, चिल्का झील क्या है। तो आपने कभी ऐसा कोई क्षेत्र देखा जिसमें जो झीलें हैं या फिर झील के अंदर पानी पानी के अंदर तैरते हुए मकान या घर देखे होंगे? अगर कोई हिस्ट्री चैनल देखता है या कोई ऐसा डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर फुमडीज पाए जाते हैं। फुमडीज, फुमडीज लोकटक नेशनल पार्क जो है, वहां पर एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पर जो झीलें हैं, उस झील के बीच में एक लैंड एरिया मिलता है जहां पर लोग अपना यानी पानी के अंदर तैरते हुए घर देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियली नहीं है, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम नहीं है, कह सकते हैं कि नेचुरली, नेचुरली कुछ भाग है। और उस भागों में आप देखेंगे कि वहां पर आपको, जैसे कि मैं बताऊं कि ये पूरा पूरा झील है और झील के बीचों बीच आपको इस प्रकार का एक छोटा सा एक द्वीप मिलेगा और द्वीप पर वो अपना घर बनाते हैं। जो घर बनाते हैं उसे वो कहते हैं फुमडीज, FUMDI, फुमडीज। ठीक है। फुमडीज कहाँ मिलते हैं? लोकटक झील में मिलते हैं। लोकटक कहाँ है? ये आपके मणिपुर में है। इसी प्रकार से चिल्का झील। अब चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील जो है भारत में उड़ीसा, नाम सुना होगा आपने। उड़ीसा में आपको ये झील देखने को मिलेगी, लेक चिल्का, खारे पानी की झील है। अब वाटर कहाँ से आता है तो आप देखिएगा, जो सी का जो एरिया है वहां से पानी इसके अंदर आता है। तो ये जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहां पर है? उड़ीसा में। इसी प्रकार से हमने लोकटक के बारे में बात की। जो है आपके मणिपुर में। मणिपुर कहाँ आता है? सेवन सिस्टर में। साथ साथ में आपको मैप भी तैयार करवा रहा हूं तो आप याद रखें, ये आपके लोकटक झील है। ठीक है। अब लोकटक झील में आप देखेंगे ये क्या है? कुछ दिख रहा है? ये गोल मटोल, ये घर है। ये घर है और इन घरों को, चित्रों को क्या कहा जाता है? ये विश्व का एकमात्र है ऐसा फुमडीज, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फुमडीज देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इसी फुमडीज पर लोग रहते हैं। और दूसरी क्या विशेषता है कि ये तैर रहे हैं। ये लैंड जो स्ट्रक्चर्स है ये आपको तैरते हुए मिलेंगे। यानी अगर आप यहाँ पर ईस्ट में सोए हैं और जब सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आप वेस्ट में पा रहे हो। कौन सी झोपड़ी कहाँ मिलेगी कोई फिक्स नहीं है। तो ये जो तैरते हुए जो घर है वो यहाँ पर लोकटक झील में देखने को मिलेंगे और विश्व का एक अजूबा है। आप देखेंगे ये बहुत सारा क्षेत्र है फुमडीज। ये कहलाता है इनकी फुमडीज। देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा और जानिएगा कि किस प्रकार से हमारा जो भूगोल विषय है कितना इंटरेस्टिंग है। बढ़ते हैं आगे। और क्या विशेषता है झीलों की? झीलों का आकार काफी बड़ा हो सकता है। जैसे कैस्पियन सागर की बात करें, कैस्पियन सागर जो है, लोकेशन कैस्पियन सागर, सीधा साहब सबसे पहले तो हमें महाद्वीप याद आना चाहिए कि हमारा
कौन से महाद्वीप में हमें कैस्पियन सागर मिलेगा? तो डायरेक्टली सीधा हम पहुंचेंगे यहाँ पर, भारत के ठीक ऊपर ये जो झील दिख रही है, ये हमारा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के साथ साथ हम इसको भी पढ़ेंगे, ये है अरल सागर। ये अरल सागर धीरे धीरे लुप्त हो रहा, ये सागर मतलब ये झील थी, लेकिन अभी वर्तमान में इतना डिपोजिशन आ रहा है इसके अंदर कि आने वाले समय में ये जो झील है ये मैदान बन जाएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था कि प्लेन्स, जो झीलकृत लेक्स प्लेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी जो झील थी धीरे धीरे डिपॉजिट से इतना भर गई है कि ये धीरे धीरे अब प्लेन्स बन जाएगी। तो ये है आपका कैस्पियन सागर, ये आपके बहुत बड़ी, आप देखेंगे कैस्पियन सागर के साथ आपके तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, अजरबैजान लगा हुआ है, आपके इराक के साथ इसकी बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। इसी के साथ आपके अलग अलग जो स्टेट, आपके जो देश है वो इसके साथ सीमा रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृत सागर, डेड सी। डेड सी की भी विशेषताएं आप देखेंगे कि ये इतने सागर तल से यानी मीन सी लेवल से लगभग 1300 फीट नीची है, यानी लगभग 1.3 किलोमीटर मीन सी लेवल से भी नीचा डेड सी, अगर डेड सी या मृत सागर। तो महाद्वीपों के चारों ओर यानी सराउंडेड बाय द कंटिनेंट्स लोकेटेड on all four sides of continents are called lakes. Lakes of India and the world are an example of this, such as सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है, नहीं बताया मैंने। सांबर लेक के बारे में जानता है? सांबर लेक यानी सीधा हमें राजस्थान आना है, राजस्थान में सीधा हमें पहुंचना है जयपुर, और जोधपुर के बीच में ये देखिएगा यहाँ पर है आपके मकराना, नावा, फुलेरा से होते हुए जो रोड जाता है जयपुर की तरफ, उसके बीच में आएगा सांभर लेक, जहां पर आपके नमक बनाने का काम, और अभी जो पिछले साल जो काफी पक्षियों के मरने की जो घटना हुई थी बॉटुलैक्स बीमारी के कारण, वो चर्चित स्थान सांभर लेक, ये भी एक झील, लेकिन ये खारे पानी की झील, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं, ठीक है, सच एज कैस्पियन सी एंड डेड सी। Apart from this, the size of the lakes can also be quite large. तो झीलों का आकार काफी बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि कैस्पियन सागर का हमने कहा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि झील क्या है। तो झील जल का वह स्थिर भाग है, यानी पानी जो है वहां पर स्थिर है, न बह नहीं रहा, और चारों तरफ से वो पानी का जो चित्र है वो घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से जिस प्रकार से चित्र में देख रहे हैं, चारों तरफ से वो लैंड से सराउंडेड है, और जो पानी है वो स्थिर है, मूवमेंट नहीं है, उसे हम झील कहेंगे। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। अस्थायित्व का अर्थ होता है कि एक जो झील होती है उसका एक साइकिल चलता है, लेक साइकिल। अब लेक साइकिल क्या होता है कि एक झील जो होती है 3 स्टेजेस में, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक चलती रहती है। अर्थात जो झील है वो एकदम जब बनती है तब उसे उसकी बाल्य अवस्था कहते हैं कि हाँ झील बनी है। फिर धीरे धीरे उसमें डिपोजिशन, नदियां जो रहेगी वो उसके अंदर क्या करेगी, अपना जल उसके अंदर डालेगी, डिपोजिशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो डिपोजिशन इतना बढ़ेगा कि आने वाले समय में वो पूरी की पूरी जो झील है वो वहां पर मैदान बन जाएगा। तो जो झील है वो एक साइकिल से गुजरती है, एक सिस्टम से गुजरती है, उसका जो रूप है वो बदलता रहता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, यानी उसका विकास भी होता है और उसका लोप भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अस्थायी रहती है। सामान्य रूप से झील जो है भूतल यानी क्रस्ट के बड़े बड़े गड्ढे हैं,
जिनमें जल भरा रहता है, और झीलों का जल जो रहता है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। झील की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका खारापन है, लेकिन कुछ झीलें मीठी भी देखने को मिल सकती है। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती है, यानी क्रस्ट के किसी भी भाग पर। झील जो है आपको डेजर्ट में भी मिल सकती है, झील जो है आपको माउंटेन्स भी मिल सकती है, झील जो है प्लेट्यूज में भी मिल सकती है, झील जो है किसी आइसलैंड या फिर कह सकते हैं द्वीप पर भी मिल सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है। पर्वत, पठार, मैदान और स्थल पर भी मिल सकती है, और सागर तल से मीन सी लेवल जो होता है उससे भी बिलो भी मिल सकती है। द लेक इज द stagnant part of the water that is surrounded by the terrains on all four sides. The second feature of the lake is stability. In general, lakes are wide pits of the ground हाँ सही कहा आपने कि मीन सी लेवल से काफी नीचे है। उसमें दो चीजें हैं, जैसे कि आप किताब अगर देख रहे होते हैं होंगे तो आप देखेंगे कि जो सी लेवल है उससे लगभग 1300 फीट वो नीचे, यानी वहां से इसकी बेस्ट हमने इसको समझ जाता हूँ किस प्रश्न किया है पूजा ने। देखिएगा हमने जो डेड सी को देखें तो डेड सी जो है, अब मीन सी लेवल का अर्थ क्या होता है, इसको मैं आपको पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर मैं व्हाइट पर आता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लें इसको। An important features of lakes is their salinity, but many lakes is also fresh waters. Lakes can be occur on any part of the crust. They are found in high mountains, are also found on the plateaus, on the plain, and also found below the sea level at the side. ठीक है, तो कहीं पर भी हमें देखने को मिल सकती है। अब जो प्रश्न आया है, पूजा ने प्रश्न किया है कि जो सी लेवल क्या होता है और किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो अगर हम लैंड के स्ट्रक्चर को देखिएगा मैं यहाँ पर ये हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे ये है हमारा सी, ठीक है। और इस सी लेवल पर हमने ये यहाँ पर वाटर का लेवल बना दिया, ठीक है। सी लेवल का अर्थ होता है कि कहाँ तक पानी इसका पहुंचता है, और हम हमारा यहाँ पर मैं एक कुछ बना देता हूँ पेड़ टाइप, ठीक है। अब हम डेथ सागर की बात करते हैं। तो डेथ सागर जो आपके जो डेड सी है वो कितना है, तो डेड सी मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। तो डेड सी में जो कह सकते हैं कि पानी जिस प्रकार से भरा हुआ है, तो मृत सागर जो है सागर तल से 1300 फीट, तो सागर तल कौन सा है, ये रहा, ठीक है। जो ये सागर तल है ये यहां से इतना लगभग 1300 फीट नीचे, 1300 फीट नीचे ये पाई जाती है। यानी इसकी जो ये जो चित्र है ये मीन सी लेवल से लगभग 1300 फीट नीचा है, और इस की जो गहराई है, तली जो है वो जो है कितनी है, वो सागर तल से लगभग 2500 फीट की नीचाई पर, यानी जो सागर का जो तल है उससे भी, यानी मीन सी लेवल से 1300 से लगाकर आपके 2500 फीट तक की डेप्थ तक आपको डेड सी मिलेगा। तो मीन सी लेवल से ही हम काउंट करते हैं कि माउंटेन क्या होगा, या माउंटेन कितना ऊंचा है या कितना नीचा है। तो हम कहते हैं कि माउंटेन है। तो माउंटेन होने के लिए हमने टर्म जो यूज की थी कि वो लगभग 600 मीटर्स अबव होना चाहिए मीन सी लेवल से। या जो प्लेट्यू है या जो प्लेन्स है, तो प्लेन्स के लिए कहा कि जो प्लेन्स है वो लगभग मीन सी लेवल से लगभग 100 फीट जो है लगभग 100 मीटर जो है
ऊपर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस रखी है, तो ये जो डेप्थ बताई है कि कुछ ऐसे सागर भी है, ऐसी झीलें भी है जो मीन सी लेवल से काफी नीचे भी पाई जाती हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा वापस। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी अंतर्देशीय यानी सराउंडेड जो एरिया है, ये आपको रीजनल क्षेत्र है, कि गर्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत राशि, एकदम बिल्कुल शांत है, काल्म कंडीशंस में पड़ी हुई जो वाटर बॉडीज है उसे झील कहते हैं, और वो समुद्र से किसी प्रकार से संबंधी, यानी समुद्र से, ये जो ओशन से काफी दूर रहती है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग है नदियों की चौड़े और विस्तृत भाग के लिए भी किया जा सकता है, जो समुद्र, यानी झील होने के लिए कंडीशंस क्या है कि झील जो होती है उससे प्रत्यक्ष डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है लेक, इसके विस्तार में, माइक बंद रखें, विस्तार में यानी उसका फैलाव कितना है, काफी भिन्नता पाई जाती है। कुछ छोटे छोटे तालाबों के रूप में भी हो सकती है, और कुछ सुपीरियर या कैस्पियन झील जैसी बड़ी भी हो सकती है। लेक सुपीरियर जो ग्रेट लेक्स जो है, हम पढ़ेंगे कि ग्रेट लेक्स कहाँ है। तो ग्रेट लेक्स जो यूएसए के अंतर्गत पाए जाते हैं, 5 झीलों का जो समूह है, जिसे फिंगर लेक्स कहा जाता है। तो ये है आपके सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो। तो ये जो झीलों का जो समूह है, तो सुपीरियर जितनी काफी बड़ी भी हो सकती है झीलें, ठीक है, विशाल, और सुपीरियर मीठे पानी की झील है, और उसी प्रकार से कैस्पियन जैसी खारी झील भी हो सकती है। तो झील होने के लिए कह रहे से मीठे पानी की भी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती है। ज्यादातर जो झीलें होती हैं वो समुद्र तल से ऊपर पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन अगर डेड सी की बात करें तो जो मीन सी लेवल है उससे काफी नीचे, ये आपका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैदानी जो भाग होते हैं उसमें झीलें नदियों के समीप पाई जाती है, क्योंकि जब पानी का ढाल कम हो जाता है तो पानी रुक जाता है और झील बन जाती है। झीलें मीठे पानी की, खारे पानी की, दोनों की हो सकती है। झीलों में पाए जाने वाला जो पानी होता है वो बर्फ से या हिम से पिघलने के कारण या झरनों के द्वारा या नदियों से प्राप्त होता है। ए लेक फाउंड इन द इनलैंड थ्रो इज कॉल्ड ए पैसिफिक वाटर दैट हैज नो कनेक्शन विद द सी। Sometimes the term used for the broad section of rivers is also for seaside watersheds that have indirectly relationship with the sea. There is variation in their expansion from a small pond and pond to lake, superior lakes, and the saltwater caption sea. The lake is also referred to as a लेक्स, यानी दोनों ही प्रकार के, खारे हो या मीठे, उन्हें हम झील की संज्ञा दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर फाउंड इन माउंटेन्स, ज्यादातर आपको पर्वतों में मिलते हैं, और अबोव मीन सी लेवल देखने को मिलते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द डेड सी। कुछ अपवाद के रूप में मृत सागर है, विच लाइज बिलो द सी सरफेस, जो सी सरफेस है उससे काफी नीचे देखने को मिलता है। इन द प्लेन्स, लेक आर जनरली फाउंड नियर दोज रिवर्स whose slope their reduced। उन नदियों के किनारे पाए जाते हैं जिनका जो ढाल है वो काफी कम हो चुका है। Lakes are both fresh waters and salt water. The water found in lakes is mainly obtained from the, ये आपके बर्फ है, आइस है, by the melting of snow और springs and rivers। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, यानी उनका ओरिजिन होता है, फिर वो बढ़ती रहती है, फिर उसमें तलछट यानी डिपोजिशन सेडिमेंट्स भरता रहता है, और वो दलदल में बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे वो उठने के बाद वो प्लेन में तब्दील हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लेक्स है, उस लेक्स का जो साइकिल है वो
इस प्रकार से चलता रहता है। तो लेक्स जो है इस प्रकार से चलती रहती हैं और बनती रहती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी। उस विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि झीलें जो होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती है। तो जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम झीलों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेनली हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो ज्यादातर जो झीलें रहेंगी कुछ डायस्ट्रॉफिक होगी, कुछ डिपोजिट्स ज्यादातर आपके डिपोजिशन से बनेगी। तो उसमें कुछ आपके फ्लूविल्स होंगी, कुछ एलुविल्स होगी, कुछ आपके पवन से बनी हुई होगी। तो इन झीलों का जो क्या वर्गीकरण रहेगा उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।